साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कल मैंने बुंदेलखंड के जालौन ज़िले से लखनऊ तक तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र तय किया। इस सफ़र के दौरान मुझे बेबस मज़दूरों की भीड़ दिखाई दी। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ साइकिल से चल रहे थे, कुछ बाइकों से चल रहे थे, कुछ बेहद गर्म गिट्टी और बालू लदे ट्रकों में लदे हुए थे, कुछ को कहीं पुलिस उतार ले रही थी। कुल मिलाकर के पूरे यात्रा के दौरान मजदूरों की बेबसी नजर आई। महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, पानी से तड़प रहे थे, भूख से तड़प रहे थे। इसलिए नेशनल जनमत के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं तमाम सारे जिला प्रशासनों से, जिनके ज़िले किसी भी हाईवे पर पड़ते हों, वहां पर इन मज़दूरों के लिए कम से कम पानी के टैंकर रखवा दीजिए। मैं तमाम समाज सेवियों से भी अपील करता हूं, जो भी ज़िला इस तरीके से सटा हुआ हो किसी हाईवे से, वहां पहुंचकर उन मज़दूरों के लिए जो भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, बिस्कुट के पैकेट, कुछ लंच के पैकेट, उन लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं। क्योंकि कई कई सौ किलोमीटर पैदल सफ़र कर रहे हैं, ट्रकों में लदे हुए हैं, तो 2-2, 3-3 दिन की यात्रा करनी पड़ रही है। भेड़ बकरियों की तरह, माफ़ करिएगा मुझे कहना पड़ रहा है, बुरी तरीके से ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, क्योंकि उनकी एक ही आस है किसी तरीके से घर पहुंच जाएं। पूरे देश में प्रवासी मजदूरों की यही स्थिति है कि उनकी राज्य सरकारों ने वेबसाइट घोषित कर दी हैं, उनसे कह दिया है फॉर्म भर दीजिए। भरे हुए 10-10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता है कि आखिर वो लोग अपने घर पहुंचेंगे कैसे। नेशनल जनमत के पास देश भर से जो प्रवासी मजदूरों के फ़ोन आते हैं, तकरीबन सभी लोग अपनी राज्य सरकारों को कोसते हैं। लेकिन पूरे लॉकडाउन पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा नेशनल जनमत के पास जो फ़ोन आए वो थे बिहार सरकार, यानी कि विकास पुरुष नीतीश कुमार जी की सरकार को कोसने के लिए। और कई तो इसलिए उनका नंबर मांगते थे कि मुझे नंबर दे दीजिए सुशील मोदी का या नीतीश कुमार का, ताकि मैं उनको गाली दे सकूं। ये इसलिए हुआ क्योंकि बिहार सरकार लगातार, चाहे वो कोटा से छात्रों को लाने की बात हो, प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापस लाने की बात हो, ट्रेन में टिकट का किराया वसूलने की बात हो, लगातार बिहार की सरकार अनिर्णय की स्थिति में रही। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ से बनी हुई ये सरकार, जिसको लगातार विकासवादी सरकार कहा जाता रहा है, इस दौरान बुरी तरीके से फेल हुई। कैसे, मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर बिहार के फंसे हुए थे, उन 1200 मजदूरों को लेकर के एक ट्रेन बीते शुक्रवार को दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना की गई। इस ट्रेन के रवाना होने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो भी मजदूर भेजे गए हैं दिल्ली से बिहार, इन सभी 1200 मजदूरों का तकरीबन 6.5 लाख रुपए किराया दिल्ली सरकार की तरफ से वहन किया गया है। इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा सामने आए। उन्होंने दिल्ली सरकार का एक पत्र दिखाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार झूठ बोल रही है। दरअसल 6 मई को दिल्ली सरकार के नोडल ऑफिसर पीके गुप्ता ने बिहार सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिहार भेजे गए 1200 मजदूरों का तकरीबन 6.5 लाख किराया दे दिया है, अब आप ये किराया हमें रिम्बर्समेंट कर दें। संजय कुमार झा को अगर इतनी तकलीफ हो रही थी दिल्ली सरकार के इस बयान से, तो उनको अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ये कह चुकी है कि हम दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाने वाला केवल 6.5 लाख रुपए वापस नहीं करेंगे। केवल शुक्रवार की ये घटना नहीं है, बीते रविवार को भी एक ट्रेन 1200 मजदूरों की दिल्ली से मुजफ्फरपुर गई। इस ट्रेन का किराया भी किसी तरीके से दिल्ली सरकार ने उन मजदूरों द्वारा जिन कंपनियों में काम किया जा रहा था उनके मालिकों से या खुद से मैनेज करके इन सारे लोगों को भी बिहार भेजा। अब बिहार सरकार का इस बारे में भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो सोचने की बात यह है कि अगर बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के प्रवक्ताओं को इतना कष्ट हो जाता है कि दिल्ली सरकार क्यों कह रही है कि आपने पैसा दिया है, तो केवल 6.5 लाख रुपए की बात तो थी। अगर ये कष्ट था तो ये पैसा आपने क्यों नहीं लौटाया? यहां भी बिहार सरकार का फेल्योर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो ट्वीट करके कहा वो काफ़ी हद तक सही नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे कह रही है कि हम ट्रेन तभी चलाएंगे जब सारे मजदूरों का पैसा हमें मिल जाएगा। कोई भी सरकार दे, चाहे दिल्ली सरकार दे या बिहार सरकार दे, काफ़ी हद तक ये सही है, क्योंकि रेलवे का सर्कुलर भी ये कहता है कि पहले इन सारे मजदूरों से पैसा कलेक्ट कर लिया जाए, उसके बाद राज्य सरकारें वो पैसा रेलवे को वापस कर दें। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा कि हम इन मजदूरों से पैसा नहीं ले सकते, इसलिए उसने पहले ही अग्रिम भुगतान करके उन ट्रेनों को चलवाने का निर्णय लिया।
बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उन मजदूरों का पैसा आखिर देता कौन। अब बिहार सरकार का यह कहना है कि जब हमने कहा था कि मजदूरों का पैसा हम देंगे तो आपने क्यों दे दिया। लेकिन यहां पर बिहार सरकार की एक नाकामी साफ झलक रही है। तेजस्वी यादव ने जब आगे बढ़कर के ये कहा था कि 50 ट्रेनों का किराया हम देने को तैयार हैं, उसके बाद नीतीश सरकार आगे आई और उसने कहा कि न सिर्फ हम मजदूरों के ट्रेन के टिकट का किराया देंगे बल्कि उनको 1020 रुपए भी देंगे। लेकिन इसके बाद ही नीतीश कुमार की सरकार अपने स्टैंड से बदली। उसने कहा कि जो भी मजदूर बिहार वापस आएंगे पहले वो अपनी जेब से ट्रेन का किराया देंगे, हम उनको 21 दिन क्वारंटीन करेंगे, 21 दिनों के बाद हम उनसे शपथ पत्र भरवाएंगे, इसके बाद उनको किराया रिम्बर्समेंट करेंगे। यहां भी नीतीश कुमार की सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। पहले उसने कहा कि जितने भी प्रवासी मजदूर बिहार में आएंगे हमने उनको सारे लोगों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था कर ली है, लेकिन अब चूंकि बिहार सरकार को यह पता है कि इतने इंतजामात नहीं हो सकते। ये बात तो सही है कि पूरे देश भर में तमाम सारे प्रवासी मजदूर बिहार से सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए निश्चित तौर पर बिहार सरकार के ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, बोझ भी ज़्यादा है। लेकिन अब अपने स्टैंड से पलटते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम मजदूरों से कह रहे हैं कि आप होम क्वारंटीन हो लीजिए और 21 दिन बाद जब इस बात का आप शपथ पत्र दे देंगे कि हम 21 दिन होम क्वारंटीन रहे हैं तब हम आपका किराया वापस करेंगे। निश्चित तौर पर यह दोहरा मापदंड है, इसलिए क्योंकि संजय झा खुद बताते हैं कि राजस्थान के कोटा में फंसे हुए बिहार के तकरीबन 13,476 छात्र छात्राओं को बिहार वापस लाया गया है। इसी खबर में वो बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि इन सभी लोगों को वापस लाने के लिए तकरीबन 75 लाख रुपए का किराया हमने रेलवे को अग्रिम भुगतान कर दिया है। यहां भी आपका दोहरा मापदंड समझ में आता है। पहले तो नीतीश कुमार जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लोग जो कोटा में फंसे हुए विद्यार्थियों को वापस ला रहे थे, उन राज्यों को कोस रहे थे और ये कह रहे थे कि लॉकडाउन के नियमों के साथ ये अन्याय है। यहां तक कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने दिल्ली में बैठे हुए गृह विभाग के सचिव को पत्र तक लिख दिया था और उनसे कहा था कि कोटा के डीएम आखिर किस आधार पर लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन करते हुए छात्र छात्राओं को बसों से उनके राज्यों में जाने की अनुमति दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था क्योंकि बिहार सरकार की किरकिरी हो रही थी। बिहार सरकार के खिलाफ कोटा में जो बिहार के छात्र फंसे हुए थे वो भी अनशन पर बैठ गए थे। बिहार यानी कि पटना में भी प्रदर्शन शुरू हो गए थे। तो बिहार सरकार ने अपने बचने के लिए ये रास्ता अपनाया कि हम तो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और बड़ी नैतिकता दिखाने की कोशिश की। लेकिन उसमें भी जब विपक्ष ने घेरा तो बैकफुट पर आए, बोले कि हम सरकार से अनुमति मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से, जैसे ही अनुमति मिलेगी हम कोटा में फंसे हुए छात्रों को वापस लेकर के आएंगे। अब इस खबर की बात कर लेते हैं। उस खबर में अगर वो बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं कि हम तमाम सारे छात्रों को वापस लेकर के आ रहे हैं, उसी खबर में वो कहते हैं कि अंतिम ट्रेन आ गई। इसके बाद विपक्ष ने हमला बोला, तमाम अभिभावकों का हवाला दिया कि अभी तो तमाम अभिभावक कह रहे हैं कि हमारे छात्र कोटा में फंसे हुए हैं, फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं कि सारे छात्रों को वापस लेकर के आया गया है। इसके बाद बिहार सरकार फिर से एक्टिव हुई, एक दो प्रवक्ताओं को लगाया। उन्होंने कहा कि ये अंतिम ट्रेन नहीं थी, विपक्ष परेशान ना हो, अभी हम और लोगों को लेकर के वापस आएंगे। तो बार बार बिहार की सरकार को अपने कहे से बदलना क्यों पड़ रहा है? उनकी सरकार के ही मंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि अंतिम ट्रेन आ गई, बिहार के जितने भी लोग कोटा में फंसे हुए थे हम सारे लोगों को वापस लेकर के आ गए। तो अब आप ये किस मुंह से कह रहे हैं कि बाकी जो छात्र बचे हुए हैं हम उनको भी वापस लेकर के आएंगे? पहले ही आपको ये बात क्लियर करनी चाहिए थी। दूसरा सवाल इसमें यह भी उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपने कोटा से वापस लाने के लिए तमाम छात्रों का अग्रिम भुगतान किराया कर दिया है, तो फिर मजदूरों के लिए ये अलग से नियम क्यों बनाए गए? वो आखिर अपना किराया उस समय कैसे देंगे? केरल से मजदूरों को लेकर जो ट्रेन बिहार पहुंची थी उसमें भी मजदूरों ने टिकट दिखाया कि उनसे 910 रुपए वसूले गए थे। सोचने की बात यह है कि तमाम सारे मजदूर आज इस स्थिति में नहीं रह गए हैं कि उनके पास किराया देने को हो। इसका मतलब वो मजदूर जो किराया नहीं दे पाएगा वो ट्रेन में नहीं बैठ पाएगा। ये बिहार सरकार की कौन सी रणनीति है? 21 दिन के बाद आप किराया उनका रिम्बर्समेंट करने की बात क्यों कर रहे हैं? ये डीलिंग की बात है या मजदूरों को सहूलियत देने की बात? बिहार सरकार को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए।
इन्हीं सबके बीच में बिहार सरकार की उस समय भी बहुत किरकिरी हुई जब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक अनिल कुमार सिंह को जो पास जारी किया था कोटा से अपनी बेटी को लाने के लिए, वो तमाम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। उसमें लोगों ने सवाल उठाया कि पहले तो ये पास जारी कैसे हो गया, केवल डीएम को ही परमिशन है कि अगर किसी अन्य राज्य में किसी को वो भेज रहे हैं तो उसके लिए डीएम पास बना सकता है। लेकिन पहले तो विधायक जी ने दबाव बना करके एसडीएम से ये पास जारी करवा लिया, लेकिन ये पास जारी कैसे हो गया जब पूरे बिहार में किसी को भी अनुमति नहीं थी अपने पुत्र या पुत्री को कोटा से लाने के लिए, तो बीजेपी के विधायक को ये परमिशन कैसे दे दी गई। नीतीश कुमार ने कहा कि हम जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन नहीं होनी थी तो नहीं हुई। इसी तरीके से प्रवासी मजदूरों के बारे में उन्होंने कहा कि अगर हम इन प्रवासी मजदूरों को वापस लाएंगे तो ये अपने साथ में बीमारी को भी लेकर के आएंगे। लेकिन जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम विभिन्न राज्य सरकारों को अनुमति देते हैं कि वो अपने अपने राज्यों के प्रवासी मजदूरों को वापस ला सकते हैं, इसके बाद नीतीश कुमार ने वाहवाही बटोरते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई थी पीएम साहब के साथ, उसमें हमने ही सुझाव दिया था कि तमाम मजदूरों को वापस लाने के लिए विभिन्न राज्यों की सीमाएं खोल दी जाएं। नीतीश कुमार जहां एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं, सुशील मोदी, वो कह रहे थे कि बिहार के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं हैं, इसलिए संभव नहीं है कि बिहार सरकार अपनी बसें भेज करके देश भर में फंसे हुए बिहार के मजदूरों को वापस ला सकें। इसके बाद बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम सारा विपक्ष हमलावर हुआ। तो फिर से नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि नहीं, हम प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए सक्षम हैं, हम उनको क्वारंटीन भी कराएंगे, जरूरी सुविधाएं भी देंगे और 1000 रुपया भी देंगे। लेकिन अभी तक जितने मजदूर बिहार वापस लाए जा रहे हैं उनको वो जरूरी इंतजामात नहीं मिल रहे हैं। जो लाए जा रहे हैं, ये मैंने उनकी बात बताई, अभी लाखों की संख्या में हैं जो ना लाए जा रहे हैं और ना कब तक लाए जाएंगे, उनकी कोई भी तिथि स्पष्ट नहीं है। इसलिए बेचारे और बेबस मजदूर विभिन्न राज्य सरकारों की इस बात का इंतजार किए बिना कि हम आपको वापस लाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, बिना इस बात का इंतजार किए, क्योंकि धैर्य कब तक करें, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनको घर कब तक पहुंचना है। एक और शर्मनाक बात विभिन्न राज्य सरकारों की सामने आ रही है, वो मजदूर जो पैदल, साइकिल से चल करके, ट्रेनों से या विभिन्न माध्यमों से अपने गांव पहुंच जा रहे हैं, जिला प्रशासन की उनकी सूची कलेक्ट करके वो उसी संख्या में जोड़ ले रहे हैं कि हमने इतने प्रवासी मजदूरों को वापस अपने राज्यों में लेकर के आए। उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मजदूरों की संख्या बताते हैं, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की संख्याओं से वो टैली नहीं करती है। जिस समय केंद्र सरकार कह रही थी कि हमने 2 लाख मजदूरों को विभिन्न राज्यों में भेज दिया है, यानी कि देश भर में 2 लाख मजदूरों को जब रेलवे द्वारा भेजा गया था, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि हम 6 लाख मजदूरों को अकेले उत्तर प्रदेश में वापस लेकर के आए हैं। निश्चित तौर पर एक खिलवाड़ हो रहा है, खेल हो रहा है। जो मजदूर फंसे हुए हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें घर कब जाना है। दूसरा सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है मजदूरों से ट्रेन के किराए को लेकर के। खेल देखिए, रेलवे कह रही है कि हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं, 15% केवल राज्य सरकारों से लिया जा रहा है। विपक्ष कह रही है कि हम भी पैसा देने को तैयार हैं। राज्य सरकारें कह रही हैं कि मजदूरों के ट्रेन का जो टिकट है उसका किराया हम दे रहे हैं। तो फिर मजदूरों से आखिर किराया लिया क्यों जा रहा है? मजदूर ये इसी चीज में पसोपेश में है कि सत्ता पक्ष अपनी तरफ से कह रहा है, विपक्ष अपनी तरफ से कह रहा है, लेकिन हमारी जेब से तो पैसा लगी जा रहा है। इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको इस बात की सच्चाई बताऊंगा कि 85% किराया देने की बात जो रेलवे मंत्रालय कह रहा है उसका सच क्या है, और 15% किराया देने की बात जो विभिन्न राज्य सरकारें कह रही हैं उसका सच क्या है, और मजदूरों से पैसा वसूला क्यों जा रहा है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा न सिर्फ बिहार बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से ये खामी सामने आई है कि उन्होंने जो नोडल ऑफिसर्स बनाए थे वो सारे आईएएस ऑफिसर्स थे। प्रैक्टिकली भी नहीं था कि आपने उनके नंबर जारी करवा दिए। तमाम आईएएस ऑफिसर्स लगातार अपने फ़ोन नहीं उठा सकते। पहली तो नियत नहीं है और दूसरा प्रैक्टिकली भी नहीं है, संभव भी नहीं है कि अगर कोई अच्छी नियत का ऑफिसर है तो भी वो सारे फ़ोन नहीं उठा सकता। इसका मतलब आपने मजदूरों को झुंझुना थमाया था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि मैंने आईएएस ऑफिसर्स को काम पे लगा दिया है, लेकिन तमाम सारी जगह आईएएस ऑफिसर्स काम पर नहीं लगे हैं। तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर आईएएस ऑफिसर्स जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं केवल टाइम पास करने के लिए, चाय पानी का नाश्ता करने के लिए, बैडमिंटन और तमाम सारे खेल खेल करके वापस आ जाते हैं। मजदूर फंसे हैं अपनी जगह।
बिहार सरकार की एक सबसे बड़ी खामी ये भी निकल करके आई है कि बिहार सरकार ने जो वेबसाइट दी थी, बगल में आप वेबसाइट की लिंक देख रहे हैं, बिहार सरकार ने कहा था कि इस वेबसाइट पर जाइए और बिहार के जो भी प्रवासी मजदूर देश भर में फंसे हुए हैं इस लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। जिस दिन ये शुरू हुई थी मैंने उस दिन भी चेक किया था और वीडियो बनाते समय भी चेक किया, लगातार इसमें लिख कर के आ रहा है कि तकनीकी खामी की वजह से वेबसाइट खोली ही नहीं जा सकती। तो फिर ये वेबसाइट लॉन्च क्यों की गई थी? तमाम सारी राज्य सरकारों की तरफ से ऐसी ही समस्याएं सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर के मजदूरों को एक समस्या समझा जा रहा है, बोझा समझा जा रहा है। कई जगह की राज्य सरकारें उनको वापस इसलिए नहीं लाना चाहती क्योंकि उनको पता है कि हम इनका इंतजाम कैसे कर पाएंगे। कई जगह की राज्य सरकारें उन मजदूरों को वापस इसलिए नहीं भेजना चाहती क्योंकि अब तमाम बिल्डर्स एसोसिएशन जैसे कर्नाटक और तमाम जगह पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कह दिया है कि इनको वापस भेज दोगे तो हम गुलाम किसको बनवाएंगे, काम किससे करवाएंगे। इन सारी परिस्थितियों में अगर सबसे ज़्यादा मजबूर है तो वो मजदूर है। इन सारी बातों के बीच में जब इस बात पर सवाल उठते हैं कि बिहार से इतना ज़्यादा प्रवासी मजदूर पूरे देश भर में क्यों जाता है, जब इस बात पर सवाल उठते हैं कि बिहार की सरकार इन सारे मजदूरों का इंतजाम कराने में सक्षम क्यों नहीं है, इस बात पर सवाल उठते हैं कि तमाम प्रवासी मजदूरों तक बिहार सरकार तमाम वादे करने के बाद भी, क्योंकि नीतीश कुमार खुद कहते थे कि बिहार फाउंडेशन के माध्यम से तमाम राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को खाना पहुँच रहा है, लेकिन मैंने उसका रियलिटी चेक किया था। बिहार फाउंडेशन की तरफ से ज़्यादातर मजदूरों को एक बड़ी संख्या में खाना नहीं पहुंच रहा था, थोड़ी संख्या में खाना पहुंचाया जा रहा था, फोटो डाली जा रही थी, अपना कोरम पूरा कर लिया जा रहा था। तो नीतीश कुमार की सरकार भी मोदी सरकार की स्टाइल में बताने की कोशिश करती है कि इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें यानी कि लालू प्रसाद यादव और अन्य सरकारें जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा पुरानी सरकारों पर फोड़ती है, वहीं पर मेरा सवाल उठता है कि सवाल वर्तमान सरकार से पूछे जाते हैं और बिहार में तकरीबन 15 सालों से आपकी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार है। मुख्यमंत्री आप बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी से हैं वो बन जाते हैं। तो वर्तमान में जो बिहार की जो दुर्दशा है उसके लिए पहली जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। आप पुरानी सरकारों पर हमलावर होकर के नाकामी से नहीं बच सकते। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है